गाड़ी तेज़ी से अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां थी। उन्हें सफ़र करते हुए तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा हो गया था, मगर इस सारे वक्त में उन दोनों के दरमियान मुकम्मल तौर पर खामोशी छाई रही थी। अब्बास सपाट चेहरा लिए गाड़ी ड्राइव कर रहा था, जबकि हुरा सुकड़ी सिमटी बैठी थोड़ी थोड़ी देर बाद तिरछी निगाहों से अब्बास को देख लेती, मगर खामोशी तोड़ने की कोशिश उसने भी नहीं की थी। जाने क्यों उसे अब्बास की बेहद संजीदगी से खौफ आ रहा था। हुरा को अपने साथ ले जाने का फ़ैसला उसका हमेशा से था, मगर वो चाहता था कि एक मर्तबा हुरा सबके साथ हवेली में रहे। शायद हवेली के मकीन उसकी मासूमियत और अच्छाई की बिना पर उससे मानूस हो जाएं, मगर सब कुछ उसकी तवक्को के बरअक्स हुआ था। उसके घर वाले तो किसी सूरत हुरा को कबूल करने के दरपे ही ना थे, बल्कि अगर आज वो वक्त पर ना पहुंचता तो जाने क्या हो जाता। ये तमाम बातें सोचते हुए अब्बास ने तवील सांस खारिज किया। वो थोड़ी थोड़ी देर बाद हुरा की निगाहें खुद पर महसूस कर रहा था और समझ रहा था कि वो सहमी हुई बैठी थी, मगर उसने हुरा को मुखातिब नहीं किया था, क्योंकि वो हुरा से घर पहुंचकर बात करने का इरादा रखता था। मज़ीद 1 घंटे की मुसाफत तय करने के बाद गाड़ी एक खूबसूरत वसी और अरीज़ बंगले में दाखिल हुई। 2 घंटे के सफ़र में ही हुरा बहुत थक गई थी। जबकि अब्बास अपनी सीट से निकलकर हुरा की जानिब का दरवाज़ा खोल रहा था तो हुरा डर कर सीट के साथ लग गई। हुरा की इस हरकत पर अब्बास ने एक लम्हे को अपनी आंखें बंद की, गहरा सांस लिया, फिर दोबारा आंखें खोलकर हुरा को देखा, जो निगाहें झुकाए बैठी थी। हाथ बढ़ाकर अब्बास ने उसकी कलाई अपने शिकंजे में ली और नरमी से सीट से उठाकर खड़ा किया और आहिस्ता आहिस्ता चलता बंगले में दाखिल हुआ। बेहद नफासत से सजे हुए खूबसूरत लाउंज में से गुजरकर जीने तय किए और एक आलीशान कमरे में दाखिल हुए। हुरा मध्यम सांस लेते हुए लब भींचते अब्बास के पीछे कमरे में दाखिल हुई। एक सरसरी सी निगाह कमरे पर डालकर हुरा ने सर झुका लिया, क्योंकि अब्बास धीमी आवाज़ में अब पूछते हुए उसी को देख रहा था। नाराज़ हैं मुझसे आप हुरा? हुरा ने चौंक कर अब्बास को देखा। जी, नासमझी से पूछा गया। मैंने पूछा मुझसे किसी बात पर नाराज़गी चल रही है क्या आपकी? अब्बास ने अपनी बात फिर से दोहराई तो हुरा अब हैरत ज़दा हुई। नहीं, यकलफ्ज़ी जवाब देकर वो सवालिया निगाहों से अब्बास को तकने लगी। फिर बात क्यों नहीं कर रही? कोई लड़की इतनी खामोश कैसे रह सकती है हुरा? हल्के फुल्के से अंदाज में कहा गया। वो मुझे लगा। वो झिझक कर फिर खामोश हुई तो अब्बास ने अबरू उचका कर उसे देख कर कहा, क्या लगा? निगाहें हनूज हुरा की झुकी निगाहों पर जमाए वो पूछ रहा था। मुझे लगा आप गुस्से में हैं। अब्बास के सीने पर अपना हाथ रखते हुए वो धीमी सी आवाज़ में बोली तो अब्बास ने तवील सांस खारिज किया। किस पर गुस्सा? हुरा की ठोड़ी के नीचे अपनी अंगश शहादत रखकर चेहरा ज़रा सा बुलंद करते हुए वो पूछने लगा, मुझ पर। वो एक नज़र अब्बास की पुरतपिश निगाहों को देखती फिर से चेहरा झुका कर बोली, मैं खुद पर तो गुस्सा हो सकता हूँ, मगर आप पर कभी नहीं हुरा। हुरा की पेशानी पर लब रखते हुए वो बोला तो हुरा की आंखों से आंसू बेख्तियार बहने लगे। अगले चंद लम्हों में वो सिसकने लगी तो अब्बास ने हैरत ज़दा होकर उसे देखा। हुरा मेरी जान, ऐसे क्यों रो रही हैं आप? मैंने कहा तो है कि मैं आप पर कभी गुस्सा नहीं कर सकता। हुरा के आंसू अपने हाथों की उंगलियों के पोरों से साफ करता वो लहजे में फिक्रमंदी लिए गोया हुआ, फिर आप बात क्यों नहीं कर रहे थे मुझसे? शायद ये पहला शिकवा था जो हुरा ने अब्बास से किया था, जबकि उसके हिचकियों के दरमियान बोलने पर अब्बास के लबों पर मुस्कुराहट बिखरी। गुस्सा नहीं था, बस खामोश हो गया था। और मैं गुस्सा किस पर हो सकता हूँ? आप मेरी बीवी हैं और वो मेरी माँ हैं, और आप दोनों ही मेरे लिए मेरी ज़िंदगी हैं, मेरा सब कुछ है। धीमी आवाज़ में बोलते हुए वो उसकी पुरनम आंखें तकने लगा, जो उस वक्त बहुत दिलकश लग रही थी। आप मेरी वजह से परेशान हैं ना? मेरी वजह से आप सरदार बीबी हवेली से दूर हुए, वो टूटे अल्फाज में रोते हुए बमुश्किल बोली थी। हुरा मैं दूर नहीं रह सकता अपनी माँ से, मैं आता जाता रहूँगा, आप फिक्र नहीं करें इस बात की। उसका तर चेहरा साफ करते हुए वो बोला था। फिर खामोश क्यों हो गए थे आप? सारे रास्ते आपने मुझसे बात नहीं की। हुरा उसकी बात पर सर हिलाते हुए पूछ रही थी, जबकि अब्बास को दिली खुशी हुई कि हुरा उस पर हक जमा कर शिकवा कर रही थी। बेसाख्ता ही आने वाली मुस्कुराहट को वो दबा गया था। देखें, कुछ लोग अपना गुस्सा चीख चिंगाड़ कर जाहिर करते हैं, कुछ लोग बातचीत बंद कर देते हैं,
अमूमन लोग नाराज़गी का इजहार करते हैं, मगर मैं आदतन खामोश हो जाता हूँ, क्योंकि गुस्से में इंसान कुछ भी उल्टा सीधा बोल देता है। और फिर आप और माँ तो मुझे अपनी जान से भी बढ़कर अजीज़ हैं। मुझे कभी भी आप दोनों पर गुस्सा नहीं आ सकता। और आज जो मैंने आपको अपने साथ लेकर आने का फ़ैसला किया है, वो भी बहुत सोच समझ कर किया है। बेहद संजीदगी से कहते हुए वो हुरा के रोने के बाद सुर्ख हुई आंखों को तकता हुआ बोल रहा था, जबकि हुरा हमेशा की तरह बगौर उसकी बातें सुन रही थी। अगर मुझसे कभी कोई गलती हो गई तब भी क्या आप मुझ पर गुस्सा नहीं होंगे? हुरा ने यकीन दहानी चाही तो अब्बास के संजीदा चेहरे पर तबस्सुम बिखरा। अगर आपसे गलती हो गई तब भी खुद पर तो गुस्सा कर लूँगा, मगर आप पर गुस्सा नहीं करूँगा, वो फराख दिली से बोला। तो हुरा ने हैरत ज़दा होकर उसे देखा, जो शायद दुनिया का पहला साबिर मर्द था। आप सच में कभी गुस्सा नहीं करेंगे मुझ पर? हुरा अब्बास के सीने पर अपने दोनों हाथ जमाते हुए मान से पूछ रही थी। कभी नहीं करूँगा। इतनी फराख दिली की कोई ख़ास वजह? वो बगैर पूछे नहीं रह सकी थी। जबकि अब्बास ने उसकी बात पर असबात में सर हिलाया तो हुरा ने सवालिया अंदाज में अबरू उचकाए। मेरे नज़दीक हुरा, जो मोहब्बत करते हैं ना, उनको फराख दिल भी होना चाहिए, महबूब की गलतियों को फरामोश कर देना चाहिए। और मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, फिर आपके लिए मेरा दिल बहुत वसी है। अपने लबों को हुरा के रुखसारों के करीब ले जाकर वो मध्यम आवाज़ में बोल रहा था। आखिर में उसने हुरा के रुखसार पर लम्स छोड़ा। अब्बास की इस कार्रवाई पर हुरा ने आंखें सख्ती से मींच लीं, जबकि अब्बास को उसके चेहरे पर हया से दुराई सुर्खी देखकर मुस्कुराहट फैल गई उसके चेहरे पर। एक बात बोलूं? थोड़ी खामोशी के बाद हुरा ने निगाहें झुकाए, झिझकते हुए पूछा। जी, मुझे पता है आप गुस्सा नहीं करेंगे मेरी बात पे, क्योंकि अभी आपने बोला था। अब्बास के इजाज़त देने पर हुरा हलक तर करती बोली थी, जबकि अब्बास उसकी बात पर हनूज मुस्कुरा रहा था। मुझे यकीन है आप मेरी फराख दिली का कभी नाजायज़ फ़ायदा भी नहीं उठाएंगी। हुरा को देखते हुए वो शरारत से बोला था, मगर हुरा के चेहरे पर एक रंग आ रहा था और एक जा रहा था। हिम्मत मुजतमे करती हुई हुरा ने लबों पर ज़ुबान फेरी। आप, एक लफ्ज़ बोलकर हुरा ने ज़ुबान दांतों तले दबा ली। आप नूरे से शादी कर लें। सर और आंखें झुकाए वो अटकते हुए मध्यम आवाज़ में बोली तो यकदम अब्बास के चेहरे के तासुरात बेहद संजीदा हुए, फिर माथे पर बल पड़े। क्या बोल रही हैं आप? अब्बास को लगा शायद उसे सुनने में कोई गलती हुई है, तभी बेहद संजीदगी से दोबारा पूछने लगा। आप नूरे से शादी? इससे ज़्यादा वो बोल नहीं पाई थी। अब्बास ने उसके लबों पर हाथ रख दिया था। अगर आपको याद हो हुरा, तो मैंने कहा था आपको कि मैं नहीं चाहता हमारे दरमियान इस मौजू पर कोई बात हो। आवाज़ धीमी थी मगर लहजा सर्द था। हुरा ने बेख्तियार झुरझुरी सी ली। सारे मसाइल का हल है ये, वो हिम्मत करके बोली थी, मगर ये बोलते हुए उसके दिल में किस कदर बेचैनी हुई थी ये वही जानती थी। एक अच्छी बीवी की तरह आपने मुझे मशवरा दिया, मैं इस बात की कदर करता हूँ, मगर मैं फिर यही कहूँगा हुरा कि आइंदा मैं आपकी ज़ुबान से ये बात ना सुनूँ। अब्बास का चेहरा सपाट और लहजा हनूज सर्द था, मगर आवाज़ धीमी थी। मैं सच कह रही हूँ, वो इस मर्तबा माथे पर बल डाले बोली थी। मैं भी सच कह रहा हूँ। इस मर्तबा वो लहजे में नरमी लिए बोला था। आप समझ नहीं रहे। आंखों में उतरी नमी पलकें झपक कर छुपाते हुए वो बोली थी। क्या नहीं समझ रहा? हनूज नरमी से पूछा गया। नूरे आपसे, वो धीरे से बोलते हुए खामोश हो गई। आप अपनी बात करें। लहजे में नरमी थी मगर अंदाज हुक्मिया था। मैं चाहती हूँ आप नूरे से शादी कर लें। वो निगाहें चुराए फिर से बोली थी। मैंने कहा आप अपनी बात करें। हुरा की हट धर्मी पर अब्बास ने लब भींचे और अपनी बात दोहराई। मैं दिल से कह रही हूँ। इस मर्तबा हुरा की आवाज़ भीग गई। ऐसे करने से सब ठीक हो जाएगा। हुरा ने उसे अपनी समझ के मुताबिक कायल करने की कोशिश की। क्या गारंटी है कि सब ठीक हो जाएगा? अब्बास ने हुरा की आंखों में आंखें डाले पूछा। बस मेरी बात मान लें प्लीज़। अब्बास के नर्म लहजे पर हमेशा हुरा की हिम्मत बनती थी। वो इस बार इल्तजाइया बोली। हुरा मेरी बात गौर से सुने और समझें। तवील सांस लेने के बाद अब्बास ने हुरा को कुर्सी पर बिठाया और खुद फर्श पर घुटनों के बल बैठ गया। हुरा ने सर हिलाते हुए मुंतजिर निगाहों से अब्बास को देखा। सोचें, जो आप सोच रही हैं अगर वैसा हो भी गया तो मैं दो बीवियों में इंसाफ नहीं कर पाऊंगा।
کیونکہ آپ صرف میری بیوی نہیں ہیں بلکہ میرے دل اور زندگی میں بے حد اہمیت رکھتی ہیں۔ یہ کہہ لیں کہ میری محبوب بیوی، جس کے لیے میرے دل میں بے حد گنجائش ہے۔ حرا، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ میں نہیں جانتا کیا چیز مجھے آپ کی جانب کھینچتی ہے، مگر آپ کو اذیت میں نہیں دیکھ سکتا میں، اور یہ بات جانتا ہوں میں کہ آپ بھی مجھ سے محبت کرتی ہیں، اور اسی لیے آپ نے مجھے بانٹنے کا مشکل ترین فیصلہ کیا ہے، مگر ایسا ممکن نہیں ہے۔ میرے دل میں نورے کے لیے کوئی جذبات نہیں ہے۔ میرا ان کے ساتھ گزارا مشکل ہے۔ امید ہے یہ بات میں آخری مرتبہ آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ عباس اپنے مخصوص دھیمے انداز میں حرا کو سمجھا رہا تھا۔ حرا، نصیب ہم دونوں کا ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ہمیں ایسے ہی ایک دوسرے کی زندگی میں شامل ہونا تھا۔ چونکہ خدا کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے، اس لیے خدا پر ہر معاملہ چھوڑ دیں، اور پلیز نورے کے لیے فکر مند نہ ہوں۔ اس کے لیے اپنی مثال ہی لے لیں۔ آپ ہر معاملے میں بے قصور تھیں۔ بظاہر آپ کے ساتھ ظلم ہوا، مگر خدا اپنے بندے کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ تبھی میرا دل آپ کی طرف پھیر دیا۔ اسی طرح نورے بہت اچھی لڑکی ہیں، تو پھر ان کے ساتھ تو ناانصافی نہیں کرے گا نا؟ یقیناً کچھ بہترین ملے گا انہیں۔ نہایت نرمی سے کہتے ہوئے وہ اب حرا کے دونوں ہاتھوں کی پشت پر اپنے لب رکھ رہا تھا۔ مجھے یقین ہے اب اس بارے میں مزید بات نہیں ہوگی ہماری۔ ہنوز خاموشی سے بیٹھی حرا نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ عباس کی باتوں سے کسی حد تک پرسکون ہوئی تھی، ورنہ تو بار بار نورے کے ساتھ ہوئی ناانصافی کا خیال آتا تھا اسے، جو اسے بہت بے چین کر دیتا تھا۔ جی، ہلکا سا مسکرا کر وہ بولی تھی تو عباس نے بھی مسکرا کر اسے دیکھا اور خود اٹھنے کے بعد اسے بھی تھام کر کھڑا کیا۔ آپ کو کسی بھی بات کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں آپ سکون سے رہیں، کیونکہ آپ اس گھر کی مالکن ہیں۔ ہمارے بیبی کا خیال رکھیں، خوش رہیں۔ حرا کے پیٹ پر ہاتھ رکھتا وہ مزید بولا تو حرا نے جھیپ مٹانے کے لیے اسی کے سینے میں منہ چھپا لیا۔ آپ کا ساتھ میری خوشی ہے سرکار۔ آپ سے ملتی محبت میرے دل میں لگے زخموں کو بھر چکی ہے۔ آپ کا لمس میرے وجود پر لگے زخموں کی دوا ثابت ہوا۔ آپ کی مجھے دی جانے والی عزت مجھے دنیا کے سامنے سر اٹھا کر چلنے میں ہمت دیتی ہے۔ میں دنیا کی خوش قسمت عورت ہوں جسے آپ جیسا ہم سفر ملا۔ تھوڑی دیر بعد حرا عباس کے سینے سے سر ٹکائے دھیمی آواز میں گویا ہوئی تو اس کے الفاظ سن کر عباس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور گہری ہوتی گئی۔ بس اپنے اور میرے بچے کے بارے میں سوچا کریں، مجھے ہیلدی بیبی چاہیے، محبت سے کہتے ہوئے عباس نے اسے خود میں بھینچ لیا۔ یار، اگر کوئی لڑکی پسند آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ عالیان کے اچانک سوال پر احمد نے اسے ناسمجھی سے دیکھا۔ وہ دونوں اس وقت عباس کا انتظار کر رہے تھے، جو کہ آج کل خاصا کم نظر آتا تھا، مگر عالیان اور احمد نے کبھی شکوہ نہیں کیا تھا۔ جانتے تھے کہ عباس آفس کے بعد زیادہ سے زیادہ وقت اپنی بیوی کو دیتا ہے۔ آج ان سب کا اکٹھا ہونے کا پلان تھا۔ شادی کر لینی چاہیے، احمد نے کاندھے اچکا کر عام سے انداز میں کہا۔ ابے شادی بھی کر لوں گا، پہلے تو میرے سوال کو صحیح طرح سمجھ کر جواب دے۔ عالیان نے ماتھے پر بل ڈالے کہا۔ اچھا بتا، تجھے کون پسند آ گئی؟ احمد نے فوراً پوچھا، مبادا عالیان صاحب کا دماغ گھوم جائے اور کچھ بتائے ہی نہ۔ یار، مجھے عباس کی کزن پسند آ گئی ہے، عالیان سنجیدگی سے بولا۔ کیا واقعی؟ سچ کہہ رہا ہے تو؟ یہ تو بہت اچھی بات ہے، تجھے بھی کوئی تو پسند آئی۔ تجھے بھی کوئی پسند آئی؟ عباس آتا ہے تو اس سے بات کرتے ہیں۔ احمد نے زندگی میں عالیان کو پہلی مرتبہ سنجیدگی سے کوئی بات کرتے ہوئے دیکھ کر حیرت اور خوشی کے تاثرات لیے کہا۔ جتنا سب آسان دکھائی دے رہا ہے نا، اتنا ہے نہیں۔ عالیان ہنوز سنجیدگی سے بولا۔ کیا مطلب؟ مسئلہ کیا ہے آخر؟ کیا آسان نہیں ہے؟ احمد کے پوچھنے پر عالیان نے طویل سانس خارج کیا۔ میں نے پتہ کروایا ہے، نورے عباس کے ساتھ بچپن سے انگیجڈ ہے۔ وہ بظاہر عام سے انداز میں بولا تھا، جبکہ احمد نے اس کا چہرہ بغور دیکھا، جہاں کیا کچھ نہیں تھا، بے چینی، اضطراب اور شاید سب کچھ کھو دینے کا خوف۔ مگر عباس کی تو اب شادی ہو گئی نا، اور وہ حرا بھابھی کے ساتھ بہت خوش بھی ہے۔ حرا بھابھی کے لیے محبت عباس کی آنکھوں سے صاف جھلکتی ہے۔ مجھے نہیں لگتا عباس دوسری شادی کا سوچے گا بھی۔ احمد بھی معاملے کی سنگینی سمجھتے ہوئے سنجیدگی سے بول رہا تھا، کیونکہ وہ دونوں ہی کافی حد تک عباس کے خاندانی اصولوں کو جانتے تھے۔ ہاں، میں یہ جانتا ہوں، مگر عالیان کے خاموش ہونے پر احمد نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔
सब से लड़ लूँगा, मगर नूरे पता नहीं मेरा साथ कबूल करेगी या नहीं। बोलते हुए आलियान ने निगाहों का जाविया बदल लिया। मकसद आंखों में आई नमी छुपाना था, मगर अहमद देख चुका था और उसके लिए आलियान का ये रूप बिल्कुल नया था कि आलियान किसी लड़की के मामले में इस कदर संजीदा था। प्यार करते हो नूरे से? अहमद ने जांचती निगाहों से उसका चेहरा देखते हुए कहा। पहली नज़र की मोहब्बत पर यकीन नहीं था मुझे, मगर बोलते बोलते वो फिर खामोश हुआ था। मगर क्या? अहमद ने खामोशी को तोड़ा। मगर मुझे हो गई नूरे से मोहब्बत। अहमद, मैं उसकी आंखों की उदासी और चेहरे का इस्तराब ख़त्म कर दूंगा। इतनी मोहब्बत दूंगा उसे कि वो सब भूल जाएगी। आलियान की मायनी खेज बात पर अहमद ने चौंक कर उसे देखा था। ऐसी लड़की के साथ मोहब्बत तकलीफ़ देती है आलियान, जिसकी आंखों में पहले से ही किसी और के ख्वाब सजे हों। अहमद ने उसे हकीकत से रूशनास करवाना चाहा तो आलियान ने नफ़ी में सर हिलाया। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से। मैं नूरे को इतनी मोहब्बत दूंगा कि उसे मुझसे ना भी मोहब्बत हुई, लेकिन इतना यकीन है मुझे कि मेरी मोहब्बत से ही मोहब्बत हो जाएगी। उसके लहजे में कुछ ऐसा था कि अहमद ने मुस्कुरा कर उसे देखा, जो कि आज बहुत बड़े दिल वाला साबित हो रहा था। अब्बास को बताएगा ये सब? हाँ, मगर अभी नहीं। क्यों? अभी क्यों नहीं? अहमद ने अबरू उचका कर पूछा। क्योंकि पहले मैं नूरे को बताना चाहता हूँ। आलियान के जवाब पर अहमद ने महज सर हिलाने पर इक्तफा किया। अगर तेरी मोहब्बत सच्ची है तो तू ज़रूर अपनी मोहब्बत को पा लेगा। अहमद ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा तो आलियान ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया। एक उदास चेहरा उसकी आंखों के सामने उभरा था, जिसके बाइस उसकी मुस्कुराहट गहरी हुई थी। जिंदगी अब्बास जैसे हमसफ़र के साथ इस कदर खूबसूरत थी कि अब तो हमा वक्त हुरा के चेहरे पर जिंदगी से भरपूर मुस्कुराहट रहती थी, और हुरा को हंसता मुस्कुराता देखकर वो खुद भी पुरसकून रहता था। वो काफ़ी हद तक हुरा को ज़िंदगी की तरफ वापस ले आया था। अब हुरा किसी से भी डर और खौफ के बगैर उससे हम कलाम होती थी और ढेर सारी बातें करती थी। वो भी उसे खामोश बैठकर सुनता था। वो इस कदर खूबसूरत बोलती थी कि अब्बास उसकी बातें याद कर कर के मुस्कुराता रहता था। दिन हफ्तों में तब्दील हो रहे थे और हफ्ते महीनों में बदल रहे थे। हुरा की ज़िंदगी की बहारें उरूज पर थीं। सुबह आंख अब्बास के मोहब्बत भरे लम्स से खुलती, फिर अब्बास उसे अपने हाथों से नाश्ता बनाकर खिलाता। हुरा उसे ऑफिस के लिए मुस्कुराते हुए रुखसत करती। दिन गुजरने के साथ साथ दोनों में मोहब्बत भी बढ़ती जा रही थी। अब्बास कोई दुख तकलीफ हुरा के पास से भी नहीं गुजरने देता था। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर से हुरा की ख्वाहिश पर बच्चे की जिन्स मालूम की और बेटी की आमद का सुनकर हुरा ने खोजती निगाहों से अब्बास की तरफ देखा, जबकि अब्बास के चेहरे पर ना ख़त्म होने वाली मुस्कुराहट ने बसेरा कर लिया था। अब्बास की खुशी देखकर हुरा भी हल्की फुल्की हो गई थी, वरना उसे यही खौफ था कि अगर बेटी हो जाती है तो क्या अब्बास की खुशी हनूज वैसी ही रहती है या नहीं। इस दौरान वो हफ्ते बाद हवेली चला जाता था। 2-3 घंटे बाद वापस हुरा के पास बंगले में आ जाता। सरदार शेरदिल ने उसे अपने तौर पर बहुत समझाया कि वो हुरा को लेकर हवेली वापस आ जाए। सरदार बीबी की तरफ से इस मर्तबा कोई मसला नहीं होगा, मगर अब्बास मुनासिब जवाब देकर उन्हें इनकार कर देता। सरदार बीबी ने भी काफ़ी जज्बाती करके अब्बास को रोकने की बहुत कोशिश की, मगर अब्बास जल्द आने का कहकर उन्हें टाल देता। हुरा को अब्बास के साथ शहर में रहते हुए काफ़ी महीने गुजर गए। 6 महीने तो पर लगा कर ऐसे गुजरे कि कुछ मालूम ही ना पड़ा। हुरा तो महज अब्बास की हमसफरी में खुशियाँ समेटती रही थी। क्या हुआ हुरा, आज आप बेचैन क्यों हो रही हैं? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? वो नाश्ता बनाकर हुरा को जगाने कमरे में गया तो हुरा पहले ही बेड की पुश से टेक लगाई इस तरह भी कैफियत में बैठी थी। मैं ठीक हूँ, बस वो अजीब सी बेचैनी होने लगी तो आंख खुल गई। हुरा ने बमुश्किल मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वरना वो जानती थी अब्बास सब कुछ छोड़ छाड़ कर उसके पास ही रह जाएगा, जबकि आज वो खुद बता रहा था कि उसके बहुत ज़रूरी केस की समाअत थी। चलें फ्रेश होकर नाश्ता करें, फिर डॉक्टर के पास चलेंगे। हुरा की बात पर अब्बास ने फिक्रमंदी से कहा, मैं ठीक हूँ, फिर हॉस्पिटल जाने की क्या ज़रूरत है? हुरा ने एहतजाज करना चाहा, क्योंकि उसका दिल कहीं जाने को ना था। हुरा मेरी जान, मैं आपकी और अपनी बच्ची की सेहत के मामले में लापरवाही हरगिज़ नहीं कर सकता। चलें, उठें, हिम्मत करें। अब्बास ने हुरा के भरे भरे वजूद को देखते हुए प्यार से कहा। सहारा देकर उसे उठाया तो हुरा मुस्कुराते हुए उठ गई। उसे अब्बास का इतना ख्याल रखना हमेशा से सुकून देता था।